लोग बिहार पारा मेडिकल 2022 में जो होने जा रहा है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से लेकर के आए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लेकिन आप सभी से एक ही निवेदन है कि आप सभी अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि जब भी मैं इसी तरीके से शाम को लाइव आऊँ, यानी कि 7:30 बजे जब लाइव आऊँ तो आप सभी को नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज इससे पहले 7 क्लास चल चुका है। कितना 7 क्लास चल चुका है? अगर आप लोग नहीं किए हैं 7 क्लास का तो प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके 7 क्लास को कर सकते हैं, है ना दोस्तों। चलिए आज के ये 8वां क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर क्वेश्चन आया तो इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन आपसे एक निवेदन है, छोटा सा प्यारा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली 7:30 बजे जुड़िए। कितना डेली? आपको 7:30 बजे जुड़ना है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आपका ये रहा सिलेबस। सबसे पहले तो आप सिलेबस जान लीजिए। क्या सिलेबस जानना बहुत जरूरी है ना। साइंस से आपको 25 क्वेश्चन रहेगा, 125 को मार्क्स दिए जाएंगे। 75 क्वेश्चन रहेगा मैथ से, 75 क्वेश्चन हिंदी से, 75 अंग्रेजी से, और इसके लिए 75 मार्क्स जो दिए जाएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन बराबर आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे, है ना। तो चलिए, आप लोग आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। तो ये सभी आपका ये यहाँ पे 400-450 नंबर का एग्जाम होगा और 90 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 घंटा 15 मिनट का आप लोगों का टाइमिंग रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है चुंबकीय क्षण के उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव पास प्रति चुंबकीय पदार्थ लाया जाता है तो यह ध्रुवों एवं ध्रुवों द्वारा आकर्षित होता है, यानी पोल के द्वारा आकर्षित होता है, ध्रुवों द्वारा प्रतिकर्षित होता है। उसके बाद उत्तरी ध्रुव द्वारा प्रकाशित होगा तथा दक्षिणी ध्रुव द्वारा आकर्षित होगा। उसके बाद डी में कह रहा है उत्तरी ध्रुव द्वारा आकर्षित होगा तथा दक्षिणी ध्रुव द्वारा प्रतिकर्षित होगा। बताइए तो क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो भी लोग इसका जवाब दे रहे हैं कि ध्रुवों के द्वारा क्या होता है, ध्रुवों द्वारा प्रतिकर्षित होता है, आकर्षित नहीं होता है, प्रतिकर्षित होता है ना। तो जो भी लोग यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो भी लोग यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन को टिक किए हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। यानी क्या होगा, जब भी कोई आप चुंबकीय क्षण के उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव पास प्रति चुंबकीय पदार्थ लाइएगा ना, तो वहां पे क्या होगा कि ध्रुवों द्वारा यानी पोल द्वारा प्रतिकर्षण होगा, क्या प्रतिकर्षित होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे माय डियर फ्रेंड्स। आप लोग जवाब दीजिएगा, है ना। आ चुका है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी यानी किस गैस का अवशोषण की जाती है, यानी गैस की अवशोषण की जाती है। बताइए तो कौन सा गैस का अवशोषण होता है। प्रकाश संश्लेषण जब प्लांट में होता है, यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो होता है प्लांट में है ना, प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है उसमें आप लोग को यहाँ पे कौन सी गैस यानी किस गैस को अवशोषित की जाती है, अवशोषण यानी अवशोषित की जाती है। यहाँ पे अवशोषण लिखा है लेकिन अवशोषित की जाती है, ऐसा होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है आपको ए में कह रहा है H2, उसके बाद O2 और उसके बाद N2 और उसके बाद यहाँ पे कह रहा है CO2। बताइए तो क्या। तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स जो भी लोग यहाँ पे टिक कर रहे हैं 2 नंबर का ऑप्शन, यहाँ पे CO2, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। क्या होता है कि प्लांट में जब भी अवशोषण की क्रिया होती है तो अवशोषण क्रिया द्वारा गैस जो मुक्त होता है वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड होता है मुक्त, और ठीक है CO2 मुक्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यानी जो भी लोग डी नंबर ऑप्शन को टिक किया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है माय डियर फ्रेंड्स। ताजवाली जी आ चुके हैं, है ना, ताजवाली, और भी बहुत सारे लोग हैं, प्रियंका, रोशनी, रौनक, बहुत सारे लोग हैं जिसको मैंने यहाँ पे चैट पढ़ रहा हूं मैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये आपसे पूछ रहा है हमारी फ्रेंड्स, कह रहा है निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण नहीं होती है। क्या वायरस के कारण नहीं होती है? क्या वायरस के कारण जो है वायरस के कारण नहीं होती है, क्या नहीं होता है। वायरस के कारण कौन ऐसा रोग है जो नहीं होता है? कॉलेरा हो गया, कॉलेरा वायरस के कारण होता है। कॉलेरा हो गया, छोटी माता हो गया, उसके बाद हेपेटाइटिस हो गया, उसके बाद खसरा हो गया। बताइए तो कौन सी ऐसी बीमारी है चारों में से, यानी रोग है, डिजीज है जो वायरस के द्वारा नहीं होता है ना। तो आपको टिक करना है माय डियर फ्रेंड। जो भी लोग यहाँ पे हैजा टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। और ये लड़कियों का फेवरेट बीमारी है ना, हैजा लड़कियों का फेवरेट बीमारी है, तो आप लोग बच के रहिएगा लड़कियों से, है ना। तो चलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि बीमारी ऐसी कौन सी बीमारी है जो हैजा यानी वायरस के द्वारा नहीं फैलता है ना। तो हैजा एक प्रकार का ऐसा बीमारी है जो वायरस के द्वारा नहीं फैलता है ना। चलिए
बाकी जो है आपको छोटी माता वायरस रोग है, वायरस के द्वारा फैलता है। उसके बाद हेपेटाइटिस हो गया, खसरा, ये सभी जो है वायरल डिजीज है। क्या वायरस यानी वायरस डिजीज भी बोल सकते हैं इसको, वायरस डिजीज, वायरल डिजीज भी बोलते हैं, है ना। तो वायरल या वायरस डिजीज आप लोग बोल सकते हैं। ये आपको छोटी माता भी वायरस से होने वाला बीमारी है। उसके बाद आपको हेपेटाइटिस भी वायरस के द्वारा होता है, खसरा भी वायरस के द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाई, तो ये आपसे पूछ रहा है रेबीज का कीटाणु है, रेबीज जो है किस कीटाणु के कारण फैलता है, वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, फफूंद के कारण, इनमें से कोई नहीं। बताइए तो किसके कारण रेबीज का यानी रेबीज जो कुत्ता में यानी डीओजी में जो रोग होता है रेबीज, है ना, और इसमें क्या होता है कि डीओजी पागल हो जाता है और उसमें जो है मतलब भड़कने लगता है और बहुत ज्यादा बोलने लगता है। उसके बाद जो है उसके मुंह से जो है लार चूने लगता है। इसे बीमारी है रेबीज का, यानी डॉगी में अगर हो जाए तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बच के रहिएगा, है ना। ये रेबीज नामक वायरस से उत्पन्न होता है माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर जो भी लोग वायरस दे रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। रेबीज नाम का एक वायरस है, क्या रेबीज नाम का वायरस है जो कि एक प्रकार का कीटाणु है और ये रेबीज वायरस के कारण फैलता है। ठीक है, तो रेबीज का कीटाणु जो है वो वायरस है। ठीक है, और रेबीज नामक वायरस से ही ये रोग फैलता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ताजवाली जी, प्रियंका कुमारी, रोशनी कुमारी, या भी रोशन कुमार, ये सभी लोग बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है प्रोटीन का उच्चतम स्रोत क्या है, प्रोटीन का जो है उच्चतम स्रोत क्या है। बताइए तो प्रोटीन सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, गाजर में, सोयाबीन में, दूध में, घी में। बताइए तो प्रोटीन जो है प्रोटीन का सबसे उच्चतम स्रोत, सबसे अच्छा स्रोत क्या है, बताइए आप लोग, है ना। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी लोग सोयाबीन को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। सोयाबीन जो है ये प्रोटीन का स्रोत है। ठीक है, उच्चतम स्रोत है प्रोटीन का। चलिए सोयाबीन खाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये प्रोटीन का उच्चतम स्रोत है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। चलिए साइंस का क्वेश्चन है, डेली आपको 7:30 बजे जुड़ना है। कितना, डेली 7:30 बजे जुड़ना है ना। डेली 7:30 बजे का टाइमिंग है आप लोग का। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हम करवा रहे हैं दोस्तों आप सभी के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है। सिस्मोग्राफ द्वारा किसको मापा जाता है, बताइए तो। तापमान को मापा जाता है, भूकंप को मापा जाता है, हवा का दाब को मापा जाता है, मोशन को मापा जाता है। बताइए तो सिस्मोग्राफ द्वारा किसको मापा जाता है माय डियर फ्रेंड्स। तापमान को मापा जाता है, क्या भूकंप को मापा जाता है, हवा का मापा जाता है। बताइए तो किसको मापा जाता है सिस्मोग्राफ के द्वारा। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे भूकंप को क्या चीज से मापा जाता है पता है, भूकंप को आपको मापा जाता है सिस्मोग्राफ से। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी लोग टिक किए हैं, भूकंप को जो भी लोग टिक किए हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। भूकंप, यहाँ पे भूकंप को जो मापा जाता है वो आपको सिस्मोग्राफ से मापा जाता है ना, सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। चलिए याद रखिएगा आप लोग, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भूकंप को जो है सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है, याद रखिएगा। टेम्परेचर को जो है, ताप को जो है टेम्परेचर से मापा, टेम्परेचर इसका यूनिट है। उसके बाद यहाँ पे चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। ये आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, कह रहा है मानव शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा कितने गुणसूत्र पाया जाता है, ये अगर पूछा जाए तो आप लोग यहाँ पे 46 जवाब दीजिएगा। कितने जोड़े पाए जाते हैं तब आप लोग जवाब दीजिएगा 23 जोड़ा, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 22 जोड़ा जो है, 22 जोड़ा पाया जाता है ऑटोसोम और 2 जोड़ा जो है, एक जोड़ा यहाँ पे 22 जोड़ा जो है, 22 दूना 44 हुआ और एक जोड़ा जो है, या एक जोड़ा यहाँ पे पाया जाता है सेक्स क्रोमोजोम। क्या सेक्स क्रोमोजोम जो पाया जाता है, सेक्स क्रोमोजोम आपको एक जोड़ा पाया जाता है ना, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे 22 जोड़ा जो है ऑटो क्रोमोसोम पाया जाता है और सेक्स क्रोमोसोम जो है यहाँ पे एक जोड़ा पाया जाता है और टोटल जो है 46 गुणसूत्र पाया जाता है मानव के शरीर में। और यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि गुणसूत्र मानव के शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं तो आप लोग ऑप्शन को देख के थोड़ा ध्यान से टिक कीजिएगा, है ना। 22 जोड़ा और 23 जोड़ा और यहाँ पे 23 जोड़ा और उसके बाद 46 गुणसूत्र में यहाँ पे कंफ्यूज होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। मानव शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं तो याद रखिएगा कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं और कितने जोड़ा पाया जाता है तो आप लोग याद रखिएगा 23 जोड़ा पाया जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कह रहा है विटामिन डी का सर्वोत्तम, विटामिन डी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है। बताइए तो नींबू हो गया, सॉरी डी नंबर ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है। चलिए यहाँ पे आ चुका है डी नंबर ऑप्शन भी। तो देखिए यहाँ पे क्या रहा है, विटामिन डी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है। बताइए तो नींबू में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, अंगूर में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है। विटामिन डी जो है सबसे ज्यादा मात्रा में कहाँ पे पाया जाता है, बताइए तो नींबू में, दूध में, अंगूर में, गाजर में। बताइए तो किस में पाया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी लोग क्या कर रहे हैं, 1 मिनट,
जी हाँ, तो यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स इसका जवाब दीजिए आप लोग, है ना। विटामिन डी का सबसे उच्चतम स्रोत क्या है बताइए तो आप लोग। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी लोग दूध का जवाब दे रहे हैं, लगभग सभी विटामिन जो है दूध में पाया जाता है। क्या? लगभग सभी विटामिन जो है क्या, लगभग सभी विटामिन, ऐसा कोई भी विटामिन नहीं है जो दूध में नहीं पाया जाता है। इसीलिए आप लोग दूध का सेवन जरूर कीजिएगा, सोते समय 1 गिलास दूध जरूर पीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन ये क्या होता है, याद रखिएगा कि विटामिन डी जो है सबसे ज्यादा आपको दूध में पाया जाता है, और लगभग सभी विटामिन जो है आपको दूध में पाया जाता है ना। विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के, सभी विटामिन जो है दूध में पाया जाता है। विटामिन पी का नाम भी आप लोग नहीं सुने होंगे, लेकिन आज सुन लीजिए। विटामिन पी भी होता है। क्या? विटामिन पी भी होता है, और ये वसा में घुलनशील विटामिन, और ठीक है वसा में घुलनशील विटामिन होता है, यानी फैट सेल्यूबल विटामिन होता है। चलिए याद रखिएगा इस चीज को। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये इस पीडीएफ को जो है मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। क्या? टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम अगर आप लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया गया है। यहां पे डिस्क्रिप्शन है, ऐसा वाला एरो होगा, उस पर टच कीजिए, है ना। आपको डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, उसमें आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब का लिंक होगा। ठीक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अगला 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कह रहा है सोयाबीन के उच्चतम स्रोत है। क्या? सोयाबीन के उच्चतम स्रोत क्या है बताइए तो। सोयाबीन के उच्चतम स्रोत क्या है बताइए तो विटामिन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, मिनरल्स है, बताइए तो आप लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ऊपर किए हैं, तो इसका राइट आंसर दीजिएगा आप लोग, है ना। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी लोग प्रोटीन को टिक कर रहे हैं, जो भी लोग ऊपर वाला क्वेश्चन को देखे होंगे, वो सभी बिल्कुल राइट आंसर दिए हैं ना। तो चलिए इसका राइट आंसर प्रोटीन हो गया। सोयाबीन के उच्चतम स्रोत जो है प्रोटीन है। चलिए याद रखिएगा, अगर इस तरीके से पूछे कि सोयाबीन का उच्चतम स्रोत क्या है तो आप जवाब दीजिएगा कि प्रोटीन, और पूछे कि प्रोटीन का सबसे उच्चतम स्रोत क्या है तो आप लोग जवाब दीजिएगा सोयाबीन, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे जो भी लोग का बी नंबर ऑप्शन सही था, जो भी लोग बी नंबर ऑप्शन को टिक किया, उन सभी का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है खून में ग्लूकोज की मात्रा की जांच के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? लैब टेक्नीशियन। क्या? लैब टेक्नीशियन वाले जवाब देंगे। जो भी लोग लैब टेक्नीशियन करना चाहते हैं इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, है ना। तो चलिए इसका जवाब दीजिए आप लोग। कह रहा है खून में ग्लूकोज की मात्रा की जांच के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है बताइए तो। ग्लूकोमीटर, बैरोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, उसके बाद ऑसिलोस्कोप, बताइए तो कौन सा ऐसा यंत्र है जिसका प्रयोग खून में यानी ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को जांच करने के लिए किया जाता है, तो बताइए आप लोग, है ना। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ग्लूकोमीटर से आपको यहाँ पे जो भी लोग आपको लैब टेक्नीशियन करना चाहते हैं वो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, है ना। ग्लूकोमीटर से जो है यहाँ पे ग्लूकोमीटर से क्या होता है, खून में उपस्थित, क्या ब्लड में उपस्थित ग्लूकोज की मात्रा को जांचा जाता है ना। जो भी लोग यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन को टिक किया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और ये आपसे कह रहा है, ये क्या कह रहा है, कीट या फिर कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं बताइए तो। एंटोलॉजी कहते हैं। क्या? एंटोलॉजी कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, ऑटोलॉजी कहते हैं, एमोलोलॉजी कहते हैं, बताइए तो क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे कीट और कीड़ों के अध्ययन को ऐसा कौन सा बायोलॉजी का ऐसा कौन सा ब्रांच है, क्या बायोलॉजी के ऐसा कौन सा ब्रांच है जिसमें आप लोग बायोलॉजी के ऐसा कौन सा ब्रांच है जिसमें आप लोग कीट और फिर कीड़ों के अध्ययन करते हैं, कीड़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी का ऐसा कौन सा ब्रांच है बताइए तो यहाँ पे देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा एमोलोलॉजी में जो है आप लोग यहाँ पे कीट और कीड़ा का अध्ययन करते हैं। कीट, जितना भी कीट होता है और कीड़ा होता है उस सभी का अध्ययन जो है आप लोग एमोलोलॉजी में करते हैं, है ना। और ये बायोलॉजी का एक ब्रांच है। एमिलोलॉजी जो है एक प्रकार का बायोलॉजी का एक ब्रांच है ना। एमोलोलॉजी जो है बायोलॉजी का एक ब्रांच है। क्या? बायोलॉजी का एक ब्रांच है, ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, आने ही वाला है ना, आ चुका है आपके स्क्रीन पे। यह आपसे पूछ रहा है रेडियो एक्टिव आणविक परिवर्तन में किस प्रकार की तरंगे यानी किरणें जो है उत्पन्न होती है? अवरक्त किरणें, पराध्वनिक किरणें, औद्योगिक किरणें, ये सभी बताइए तो क्या होगा। रेडियो एक्टिव आणविक परिवर्तन में किसी प्रकार की तरंग या फिर किरणें जो उत्पन्न होती है वो कौन सा किरण या फिर तरंग उत्पन्न होता है, ये आपसे पूछ रहा है ना। तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर अवरक्त किरण उत्पन्न होता है ना। अवरक्त किरण उत्पन्न होता है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। जो बहुत सारे बच्चे सही जवाब दिए हैं, ताजवाली, प्रियंका कुमारी, रोशनी कुमारी, निशा यादव, ये सभी लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। मोनिका कुमारी, ये सभी लोग बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं माय डियर फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। जो भी लोग यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और ये आपसे पूछ रहा है परमाणु की प्रभावित त्रिज्या क्या होती है बताइए तो। 10 से 6
9 मीटर होती है, 10 से 10 मीटर होती है, 10 से 10 मीटर होती है, 10 से 4 मीटर होता है, 10 से 15 मीटर होता है। बताइए तो परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? ये आपको केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, बताइए, है ना। तो बताइए आप लोग। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे 10 जो भी लोग टिक कर रहे हैं, 10 से 10 मीटर जो भी लोग टिक कर रहे हैं, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, यानी कि जो भी लोग बी नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। तो जो भी लोग यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। ये आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाई, बताओ आप लोग। तो ये आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पे ये जो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, थोड़ा कलर चेंज करता हूं मैं, है ना। तो यहाँ पे ये जो आपसे पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है कृत्रिम डिटर्जेंट है, सोडियम लवणों के वसा अम्ल है, उसके बाद सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम क्लोराइड का मिश्रण है। क्या यहाँ पे कृत्रिम डिटर्जेंट, जो लोग आप लोग जो है डिटर्जेंट यूज करते हैं, डिटर्जेंट पाउडर, है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसके बाद, है ना, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसके बाद आपको चक्रीय एवं अचक्रीय अल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण का मिश्रण है। बताइए तो डिटर्जेंट जो है, यानी आर्टिफिशियल डिटर्जेंट आप लोग जो यूज करते हैं घर में, वो डिटर्जेंट क्या है ना, क्या है, ये आपसे पूछ रहा है, बताइए आप लोग। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्या है, चक्रीय एवं अचक्रीय, क्या चक्रीय एवं अचक्रीय सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण का मिश्रण है। क्या सोडियम लवण का मिश्रण है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग वहां से पीडीएफ ले सकते हैं, है ना। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, बताइए तो। प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन दोनों तीनों होते हैं। बताइए तो क्या होता है परमाणु के नाभिक, यानी न्यूक्लियस में जो परमाणु का न्यूक्लियस होता है, मान के चलिए ये कोई परमाणु है और इसके बीच में जो न्यूक्लियस होता है, इसमें आपको क्या पाया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है ना। तो बताइए माय डियर फ्रेंड्स आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर, जो भी लोग प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जो है ये परमाणु में पाया जाता है ना। चलिए परमाणु के नाभिक में पाया जाता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, है ना। तो जो भी लोग यहाँ पे टिक कर रहे हैं सी नंबर ऑप्शन को, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, है ना। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और कुछ क्वेश्चन बच गए हैं ना। अति प्रतिक्रियाशील पदार्थ, अति क्रियाशील यानी अति मतलब की ज्यादा, अति मतलब की ज्यादा, है ना। अति मतलब कि ज्यादा क्रियाशील, ज्यादा प्रतिक्रियाशील पदार्थ जो है कौन सा पदार्थ है, बताइए आप लोग। क्षारीय धातु है, क्षारीय धातु है। उसके बाद क्षारीय धातु जो होता है वो हो गया आंतरिक संक्रमण धातु, है ना। उसके बाद आपको संक्रमण धातु, उसके बाद आपको क्षारीय मृदा धातु, है ना। तो बताइए आप लोग अति यानी कि सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील पदार्थ कौन सा है, ये आपसे पूछ रहा है ना। तो बताइए अति यानी कि अति प्रतिक्रियाशील धातु जो है ना, पदार्थ होता है, वो आपसे पूछ रहा है ऐसा कौन सा पदार्थ है जो अति मतलब कि सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील पदार्थ है ना। तो क्षारीय धातु होता है ना, ये सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील होता है, प्रतिक्रियाशील पदार्थ है ना। तो यहाँ पे जो भी लोग ए नंबर ऑप्शन को टिक किया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, है शैक्षणिक उपाधि यानी शैक्षणिक योग्यता के संदर्भ में पीएचडी किसका सूचक है, बताइए तो। डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, डिप्लोमा इन फिलोसफी, उसके बाद आपको डिग्री इन फिलोसफी, और उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए तो शैक्षणिक उपाधि यानी योग्यता जो कि आप पीएचडी कर लेते हैं, आप मतलब कि यहाँ पे जैसे कि एमए, आप किसी भी फील्ड में डिप्लोमा किए हैं ना, और उस फील्ड में जो है उसी फील्ड में आप पीएचडी कर लेते हैं, तो आपको पीएचडी करने के बाद क्या उपाधि यानी नाम के पीछे क्या लगाने का ऑफर मिल जाता है ना, ऑफर मिल जाता है। तो यहाँ पे डॉक्टर ऑफ फिलोसफी का ये डिग्री है ना, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी का ये डिग्री है। अगर आप पीएचडी कर लेते हैं तो आप नाम के पीछे डॉक्टर लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ चुके हैं हम लोग। आ चुका है आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा डायाटॉमिक अणु का उदाहरण है, बताइए तो। CO2 HCN, उसके बाद BeF2, उसके बाद Br2, है ना। तो बताइए आप लोग 18 नंबर का जवाब दीजिएगा। Br2 जो है आप लोग का, Br2 आप लोग का यहाँ पे डायाटॉमिक अणु है, यानी डायाटॉमिक पार्टिकल है ना। डायाटॉमिक पार्टिकल जो है Br2 है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ताजवाली जी, प्रियंका कुमारी, निशा यादव, है ना। तो ये सभी लोग का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
हैं। और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है जंगरोधी इस्पात का आविष्कार किसने किया बताइए। तो हैरी ब्रेयले ने किया, हॉफमैन ने किया है ना, उसके बाद विलियम हॉर्वे ने किया, हेनरी स्वान ने किया। बताइए तो जंगरोधी इस्पात, जो कि आप लोग जंगरोधी इस्पात आप लोग घर में भी यूज करते हैं, जंगरोधी सीमेंट है ना, तो जंगरोधी इस्पात का आविष्कार जो है किसने किया, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो बताइए आप लोग यहाँ पे हेनरी ब्रेयले नाम का एक साइंटिस्ट था जिन्होंने जंगरोधी इस्पात का आविष्कार किया है ना, यानी कि जंगरोधी इस्पात का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम जो है हेनरी ब्रेयले है ना। चलिए याद रखिएगा आप लोग, यानी कि जो भी लोग ए नंबर ऑप्शन को टिक किए हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। ताज वाली, प्रियंका कुमारी और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका सही जवाब है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, ये आपसे पूछ रहा है भौतिक चिकित्सा में किन विकिरणों का उपयोग किया जाता है। जब आप लोग फिजिकल यानी कि फिजिकल मेडिकल जो होता है, फिजिकल मेडिकल होता है ना, फिजिकल मेडिकल में किन विकिरणों का उपयोग किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। सूक्ष्म तरंगे का उपयोग किया जाता है, अवरक्त किरण यानी IR का किया जाता है, एक्स किरणें, गामा किरणें का किया जाता है। बताइए तो एक्स किरणें, उसके बाद गामा किरणें। बताइए तो किसका किया जाता है। भौतिक मेडिकल जो होता है ना, यानी फिजिकल मेडिकल में किन विकिरणों का उपयोग किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है ना। तो चलिए आप लोग जवाब दीजिए तो इसका। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे गामा किरणें, जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, आने वाला है आपके स्क्रीन पे। जो भी लोग यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन को टिक किया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, ये तीनों गलती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये आपसे पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है आपसे बताओ ना भाई, क्या पूछ रहा है। वैज्ञानिक जिसने रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप, क्या ब्लड ग्रुप यानी ब्लड ग्रुप है ना, ब्लड ग्रुप का खोज किया, वो कौन वैज्ञानिक है ना। वैज्ञानिक जिसने रक्त समूहों की खोज की, कौन ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने ब्लड ग्रुप को खोजा। तो आप लोग एक ही बार में बता देंगे, कार्ल लैंडस्टीनर नामक एक वैज्ञानिक है जिन्होंने ब्लड ग्रुप का अध्ययन किया और इसके बारे में जो है विस्तार पूर्वक जानकारी प्रस्तुत किया है ना, कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक। चलिए याद रखिएगा आप लोग, याद रखिएगा कार्ल लैंडस्टीनर नामक एक वैज्ञानिक है जिन्होंने ब्लड ग्रुप का अध्ययन किया और इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी एबीओ सिस्टम इन्होंने ही दिया। एबीओ सिस्टम जो है ब्लड ग्रुप का इन्होंने ही दिया, कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने ही दिया है। चलिए जिसके आधार पर जो है ब्लड ग्रुप का ट्रांसफ्यूजन होता है इन्होंने ही दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी रिसोस मंकी यानी RH फैक्टर के आधार पे भी यहाँ पे ब्लड ग्रुप का ट्रांसफ्यूजन होता है, यानी RH पॉजिटिव होता है, कोई मेल RH पॉजिटिव होता है, कोई फीमेल RH निगेटिव होता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप जब हम पढ़ाएंगे तो आपको वहां पे सारा जानकारी मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है, क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा तत्व रासायनिक तौर पर धातु एवं अधातु की तरह आचरण करता है। धातु और अधातु दोनों की तरह यहाँ पे आचरण करता है, यानी कैरेक्टर प्रदर्शित करता है। बताइए तो आर्गन है, उसके बाद कार्बन है, उसके बाद जेनन है, उसके बाद बोरोन है। बताइए तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स, जो भी लोग यहाँ पे आप लोग टिक कर रहे हैं, ऐसा कौन सा धातु है जो अधातु और धातु रासायनिक तौर पर धातु और अधातु दोनों का आचरण यानी कि कैरेक्टर प्रस्तुत करता है। तो आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो भी लोग यहाँ पे बोरोन को टिक कर रहे हैं, बोरोन एक ऐसा प्रकार का पदार्थ है जो अधातु और धातु को दोनों का कैरेक्टर प्रस्तुत करता है ना। डी नंबर ऑप्शन जो भी लोग यहाँ पे टिक किए हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। प्रियंका कुमारी, ताज वाली, निशा यादव, ये सभी लोग, मोनिका कुमारी, राजू कुमार, रजनी कुमारी, ये सभी लोग बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। मोनिका कुमारी भी बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी डी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक किए हैं, बोरोन एक ऐसा धातु है, एक ऐसा तत्व है जो रासायनिक तौर पर धातु और अधातु दोनों की तरह व्यवहार करता है ना, यानी आचरण प्रदर्शित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे है ना, अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप लोग। इनमें से क्या पशुओं द्वारा नहीं किया जा सकता है। पशु के द्वारा यानी जितने भी मतलब जंतु होते हैं, जंतु यानी पशु, यानी कि पशु कह रहा है तो मवेशी यानी गाय, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, बिल्ली, ये सभी आ जाता है पशु में है ना। तो यहाँ पे कह रहा है पशुओं द्वारा नहीं किया जा सकता है। श्वसन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, पुनर्जनन, उसके बाद पाचन क्रिया। श्वसन क्रिया तो सब करता है भाई, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ सब करता है श्वसन क्रिया। उसके बाद पुनर्जनन भी सब करता है ना, आदमी, जंतु यानी एनिमल जितने भी हैं वो सभी जो है आपको पुनर्जनन भी करता है, पाचन क्रिया भी करता है ना। बचकर
कौन रहा है? तो प्रकाश संश्लेषण जो है ये नहीं करता है जंतु लोग, है ना, यानी हम लोग जो है प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं और ये पशु लोग भी है प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। तो जो भी लोग यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन को टिक किया उन सभी को बिल्कुल राइट आंसर है ना। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और शेयर नहीं किए हैं क्लास को तो शेयर कर दीजिए, है ना। लास्ट क्वेश्चन आने वाला है, इनमें कौन सा क्षारीय मृदा यानी क्षारीय धातु नहीं है, क्षारीय धातु है, सॉरी क्षारीय धातु है। पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, रुबिडियम हो गया, रेडियम हो गया। बताइए तो इनमें से कौन सा क्षारीय मृदा धातु नहीं है? बताइए तो पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम, रेडियम। बताइए तो कौन नहीं है, कौन है, सॉरी कौन है ये, है ना। तो आप लोग बताना है। तो माय डियर फ्रेंड्स रेडियम जो है क्षारीय धातु है। क्या रेडियम एक ऐसा क्षारीय धातु है? रेडियम क्या है? एक क्षारीय धातु है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। रेडियम यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक किया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। रेडियम एक क्षारीय मृदा धातु है ना। रेडियम एक प्रकार का क्षारीय मृदा धातु है। चलिए याद रखिएगा आप लोग, है ना। लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। लास्ट बार आप लोग को बोल रहे हैं कि लास्ट बार आप लोग जो है यहाँ पे लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, है ना, ताकि कल जब भी मैं लाइव आऊं तो आप सभी को नोटिफिकेशन चला जाए, है ना। तो लास्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है? इनमें कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है? क्या रेडियो एक्टिव तत्व, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है नहीं है? क्या नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। सही वाला टिक मत कर दीजिएगा, है ना। थोडियम हो गया, यूरेनियम हो गया, उसके बाद रेडियम हो गया, कैडमियम हो गया। बताइए तो इनमें से कौन ऐसा तत्व है जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है ना। तो बताना है आपको, है वाला मत टिक कर दीजिएगा, है ना। लास्ट क्वेश्चन है आप पे हम छोड़ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे थोडियम जो है ना, थोडियम ये एलिमेंट है। क्या ये एलिमेंट है? आपको यहाँ पे यूरेनियम भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसके बाद रेडियम भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसके बाद आपको यहाँ पे कैडमियम जो है ये रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। क्या डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी लोग यहाँ पे कैडमियम को टिक किया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि डी नंबर जो भी लोग टिक किया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। कल फिर से आपको 7:30 बजे, कितना 7:30 बजे जुड़ना है। कल फिर से इसी टाइमिंग में 7:30 बजे जुड़ना है। आपको डेली लाइव क्लासेस दी जाती है ना। चलिए इसी तरीके से आपको जुड़ना है और पैरामेडिकल 2022 में एक सीट आपके नाम बुक करवाना है। चलिए दोस्तों आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो पसंद आया हो, यानी क्लास पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप लोग 7 क्लास को नहीं देखे हैं तो 7 क्लास का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप जाइए और जाके देख लीजिए, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।